बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू यूनिट 3 क्लास 9 डायनामिक्स फिजिक्स। So let's start. First definition is define dynamics, the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object with the cause of its motion is called dynamic. कि डायनामिक्स की डेफिनेशन आ जाए कि साइंस के मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और साथ ही उसकी कॉज को भी यानी किस वजह से मोशन हो रही है, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। डिफाइन फोर्स। अ फोर्स मूव्स or tends to move, stops or tends to stop the motion of the body। तो फोर्स हम वो कह सकते हैं कि जो किसी बॉडी को अगर मूव कर रही है तो उसको रोकेगी, स्टॉप करेगी। अगर कोई बॉडी स्टॉप का कोई कंडीशन में या स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसको मूव करवाएगी, तो इसको हम कहते हैं फोर्स। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स किसी भी मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, जिस तरह के एक मूविंग ऑब्जेक्ट बॉल आ रहा है और बैट्समैन क्या करेगा, उस बॉल को हिट करेगा। जब वो हिट करेगा तो इट्स मीन क्या किया उसने, उस डायरेक्शन को चेंज कर दी है। तो ये भी कह सकते हैं। अब इसी तरह फोर्स के एग्जांपल में हम ये किसी कॉर्ड को हम पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं कि यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एजेस इनटू द पेपर। कि हमने क्या करना है कि किसी एप्पल को कट करना है चाकू के साथ। हम क्या करेंगे कि उसका शार्प जो एज होगा उसको एप्पल पे यूज़ करेंगे। तो सपोज कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स ऑन इट। तो क्या करेगी कि सेब क्या करेगा, नाइफ जो होगा वो सेब को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा। तो ये बेसिकली क्या किया कि फोर्स ने उसकी बॉडी की शेप को चेंज कर दिया है। इसी तरह मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लें तो एक बैट्समैन है, वो बॉल आ रही है, बॉल को उसने हिट किया है। तो क्या किया, बेसिकली उसने बॉल को मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को बाय द यूज़ ऑफ फोर्स चेंज कर दी है। इसी तरह के एक जो है मड मैन है, तो वो क्या कर रहा है कि मिट्टी से एक बर्तन बना रहा है। तो क्या करेगा वो, जब उसको यूज़ करेगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से उसकी शेप चेंज कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी को चेंज भी किया जा सकता है। डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया का कंसेप्ट सबसे पहले किसने प्रोवाइड किया था? गलीलियो गिव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये एक गलीलियो फिजिशियन था, उसने सबसे पहले इनर्शिया का कंसेप्ट पेश किया था। अब इनर्शिया होती क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि इनर्शिया किसी बॉडी की या किसी प्रॉपर्टी की वो खासियत है कि जो क्या करती है अपनी उस स्टेट में, चाहे वो रेस्ट में या मोशन में, के रेजिस्ट करती है, यानी रहने की कोशिश करती है। तो यही कह सकते हैं कि इनर्शिया क्या होती है कि उस बॉडी को अगर मूव कर रही है तो, या ऐसा कहते हैं मुखालफत करने की कोशिश करती है कि एक बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया क्या करेगी, उस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी। तो इससे रुकिए उसको मूव करने की कोशिश करेगी, तो ये आ जाएगा इनर्शिया। डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला एंड एसआई यूनिट। Momentum of the body is a quantity of motion it possesses due to its mass and velocity। कि मोमेंटम क्या है कि किसी बॉडी की मोशन की वो क्वालिटी है या वो क्वांटिटी है जो उसमें पाई जाती है, किसकी वजह से, उसकी मास की वजह से या उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो ये उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब जैसे कि आप देख लें कि अगर ऑब्जेक्ट हैवी है, फॉर एग्जांपल एक गेंद का बॉल है, एक फुटबॉल है, या कोई सा का कि ठोस फुटबॉल है कि यानी आयरन बॉल है। तो अब क्या होगा कि स्मॉल जो आयरन बॉल होगा उसकी मोशन और होगी, बोरा जो आयरन आयरन होगा उसकी मोशन होगी। और विद इन जो डिस्टेंस, मोशन की वजह से डिस्टेंस चेंज आता है, वही तो वेलोसिटी बनता है टाइम के लिहाज से। तो ये बात है कि किसी की बॉडी की मोमेंटम उसकी क्वांटिटी होगी मोशन की, जो कि उस पर पास करेगी मोशन मास और वेलोसिटी की वजह से। या अगर हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन को, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है पी इज इक्वल टू एम वी। ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी केजी मीटर पर सेकंड। तो याद रखना है कि जब भी कोई डेफिनेशन आए तो सिर्फ डिफाइन ही नहीं आएगा, साथ उसके या तो मैथमेटिकल फॉर्म पूछेगा या वो एसआई यूनिट पूछेगा। डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन एक मैथ फिजिशियन था। तो इसने न्यूटन के थर्ड लॉ पेश किए थे। तो बेसिकली इसने इस तरह पेश किए थे कि एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, उस पर एप्पल गिरे थे फ्रॉम द ट्रीज। तो उससे उसने ये लॉज डिराइव किए थे। तो फर्स्ट लॉ आ जाता है कि अ बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
कि एक बॉडी अपनी स्टेट हालत में रहना चाहती है या वो अपनी मोशन में रहना चाहती है। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट है कि उस पर कोई भी अदर फोर्स एक्ट ना करे। तो या नेट फोर्स एक्ट ना करे तो वो क्या होगा कि बॉडी वो या तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी या मोशन में रहेगी, क्योंकि जब फोर्स एक्ट कर गई अगर मोशन में तो स्टॉप हो जाएगी, अगर स्टॉप है तो वो मूव करना शुरू कर देगी। अब नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स बेसिकली तमाम जो फोर्सेस लग रही होती है ना, कि लेट्स सपोज एक बैकवर्ड लग रही है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट पे लग रही है, एक अप है या डाउन है, जो भी उनका जो रिजल्टेंट होता है ना तमाम फोर्सेस का, यानी जो सम या जो कोई रिजल्टेंट आएगा उसको हम नेट फोर्स कहेंगे। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ नर्सिया भी कहा जाता है। इज आल्सो कहा ना, क्योंकि नर्सिया की डेफिनेशन यही थी कि इट इज रेजिस्ट इन चेंज ऑफ इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी वही है कि अगर रेस्ट में है तो फोर्स क्या करेगी, उसको मोशन में करा देगी, अगर मोशन है तो उसको रेस्ट में करा देगी। तो ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ नर्सिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस फॉल टूवर्ड्स व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक सडनली। के बाद बात क्या होता है कि पैसेंजर्स हैं वो खड़े हैं बस में, तो ड्राइवर एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो क्या होता है कि पैसेंजर्स जो होते हैं या कोई भी जो बस में स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हुए नजर आते हैं, यानी मूव कर जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि इट इज़ बिकॉज the upper parts of the bodies tend to continue their motion, while lower parts of the body in contact with the bus stop with it। तो क्या होता है कि जो अपर बॉडी होती है ना किसी भी पैसेंजर्स की या जो भी है, वो मोशन की हालत में होती है, लेकिन जो लोअर पार्ट्स होते हैं ना, लाइक आपके फुट हो गए, इन द स्टैंडिंग पोजीशन दे कंटेक्ट विद द बस, तो वो बस के साथ कंटेक्ट होते हैं, यानी रेस्ट हालत में होते हैं। जैसे ही ड्राइवर अप्लाई करता है तो आपका अपर पार्ट मूव कर जाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो स्टॉप ही रहता है। तो जेट्स वाई के हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला पार्ट गिरने लगता है, तो हम गिरने की पोजीशन में आ जाते हैं, फॉलिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सो दैट्स द आंसर। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड एसआई यूनिट। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा ही याद रखें कि जब भी डेफिनेशन आए तो आपने उसका मैथमेटिकल फॉर्म एसआई यूनिट लाजमी याद करना है। कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वो जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी फोर्स होता है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन लगेगा, किस तरह के? अगर मास हैवी है तो आपका क्या होगा कि फोर्स कम लगेगी, फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लाइट है तो आपका क्या होगा कि एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बाय अप्लाइंग लिटिल फोर्स। मैथमेटिकली तो इसको लिखते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए, यानी ये रिलेशन से आ जाता है कि मास और एक्सेलरेशन के। ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन होता है। ठीक है। डिफाइन वन न्यूटन, तो ये बेसिकली ऊपर मैंने मैथमेटिकल रिलेशन मेंशन कर दिया है कि ये इस मैथमेटिकल रिलेशन से ही आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अबाउ रिलेशन वन न्यूटन इज द फोर्स, यानी ये वन न्यूटन जो है ये फोर्स होगी जो कि एरो शो करा रहा है। दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन पैदा करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg मास में, तो इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। तो याद रखना है कि जब भी कोई आ जाए 1 न्यूटन या ऐसा कि कोई भी डेफिनेशन जिसमें वन वन पूछे तो आपने मैथमेटिकल फॉर्म से हर एक क्वांटिटीज को वन वन कर, यानी 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड बाय अ बॉडी ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ मास 1 kg, यानी हर एक को हमने एम को भी वन, ए को भी वन, एफ को भी वन कह दिया है। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन आ जाएगी। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन एफ 1 न्यूटन आ जाएगा, मास 1 kg आ जाएगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफाइन मास एंड वेट। Mass. Mass of the body is the quantity of matter possessed by the body। कि mass क्या होगा? किसी बॉडी की वो क्वांटिटी होगी जो बॉडी कैरी करेगी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। जब आप प्लेस चेंज करेंगे तो याद रखना कि mass तो चेंज नहीं होता, mass तो फिक्स है। अगर आपने लेट्स सपोज 1 kg mass लिया तो वो 1 kg रहेगा, चाहे आप किसी भी प्लेस पे ले जाएं। तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स। वेट क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है,
यानी लेट्स सपोज जो ग्रेविटी है एक्ट कर रही है तो वो उसका वेट बन जाएगा। अब जैसे अगर मून पे चले जाए, मून पे ग्रेविटी कोई नहीं होती, तो दैट्स वाई क्या होगा कि जब मून पे ग्रेविटी कोई नहीं होगी तो फिर आपका वहाँ पर वेट भी सिफर होगा, क्योंकि वेट तो उसकी वजह से होता है, ग्रेविटी के असर की वजह से। तो मैथमेटिकली आ जाएगा वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, यानी मैथ इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की असर की वजह से जो मैथ होता है वो वेट बनता है। ऐसे यूनिट आ जाएगा, क्योंकि फोर्स की वजह से होता है कि ये फोर्स ही फार्मूला है कि फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। तो वेट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होता है। तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि किसी भी एक्शन का हमेशा उसका इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। तो इसके पास डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल बेस्ट है। द बुक ऑफ द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि हमने किसी बुक को किसी टेबल पे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द एक्शन, ये हमारा एक्शन है कि हमने बुक को रखते हैं, उसका सारा वेट जो होगा वो टेबल पे कैरी कर रहा है अलॉन्ग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन ऑफ द टेबल, अब टेबल का रिएक्शन क्या होगा, एक्ट्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो टेबल का जो एक्शन होगा वो बुक पे अपवर्ड लग रहा होगा। तो ये आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन। रॉकेट टेकिंग ऑफ, कि एक रॉकेट है वो स्पेस में जा रहा है। तो उसका एक्शन क्या होगा कि व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद वेरी हाई स्पीड। जब फ्यूल बर्न होगा तो हॉट गैसेस क्या होंगी, उसकी टेल से बाहर आएंगी विद हाई हाई स्पीड से। द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस, अब गैसेस का रिएक्शन क्या होगा ऑन द रॉकेट कॉजेज इज टू मूव अपोजिट। कि वो क्या करेंगे, रॉकेट को अपवर्ड यानी अपवर्ड उसको मूव करवाएंगे। तो गैसेस जो होंगे बर्न्ड वो डाउनवर्ड, ये एक्शन था। रिएक्शन क्या था कि उन गैसेस का रिएक्शन की वजह से रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बालून ले लें। बालून में हम क्या करते हैं, एयर को फिल कर देते हैं। अब जैसे ही बालून को हम एयर रिलीज करेंगे, एयर डाउनवर्ड आएगी, तो ये होगा एयर का एक्शन। रिएक्शन क्या होगा कि ड्यू टू दिस एयर एक्शन बलून जो होगा ये अपवर्ड मूव करेगा। सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Define force and momentum. Write its mathematical form and as a unit. When a force acts on a body, जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि उसके मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। मैथमेटिकली आ जाएगा एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस, यानी पी ऑफ मोमेंट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई ओवर टाइम। Any change in momentum for final apply minus initial apply over time taken is known as F, which is a force. SI unit is Newton second. तो इसका SI यूनिट होगा न्यूटन सेकंड, या न्यूटन पर सेकंड भी कहते हैं इसको, या न्यूटन सेकंड ठीक रहेगा। डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। दैट्स वेरी best very interesting example, and that's very important for the next classes physics. An isolated system is the group of interacting bodies। कि किसी isolated system किसी बुक का क्या क्या होगा, उसकी bodies का ग्रुप होगा ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग। कि जो भी फोर्सेस होंगी उनकी आपस में होगी एक्सटर्नल फोर्स, यानी बैरूनी कोई भी फोर्सेस पे एक्ट नहीं करेगी। तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। के बॉडीज इन आइसोलेटेड सिस्टम, कि उनके अपनी फोर्सेस यूज होंगी, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट नहीं करेगी। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। सो isolated system is very important for this law of conservation of momentum. The momentum of an isolated system, so this word we use isolated system, that means no external force act on it. Of two or more than two interacting bodies remains constant। कि दो या दो से ज़्यादा जो इंटरैक्टिंग बॉडीज़ होंगी उनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिकली टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यानी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो उसमें वेलोसिटी u1 u2 रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी u से v1 बन जाएगी और u2 से v2 बन जाएगी। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। डिफाइन फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजिट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन के अपोजिट काम करती है। लेट्स सपोज अगर आप देखा होगा कि जो
गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनमें लाइंस वगैरह होती हैं, अगर वो ना हो तो एक बॉडी अगर फ्रिक्शन ना हो ना लाइफ में, तो याद रखना है कि अगर कोई भी बॉडी को अगर आप मूव करा दें तो इट्स मीन के कभी भी उस बॉडी को आप रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि मोशन की वजह से अगर आपने भी मूव कर दिया ना, अगर मोशन फ्रिक्शन नहीं है ना, तो इट्स मीन फिर आप कभी भी रुक नहीं सकते, तो फ्रिक्शन की वजह से हम रुकते हैं। Define force of limiting friction and coefficient of friction. Force of limiting friction. The maximum value of friction is known as the force of limiting friction. कि मैक्सिमम किसी फ्रिक्शन की वैल्यूज़ को हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग के मुराद क्या होता है कि लिमिट तक, यानी किसी हद तक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़ को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, the ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is constant. This constant is called the coefficient of friction and it is represented by mu. तो रेशियो किसी भी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन की रेशियो और उसके रिएक्शन आर, यानी जो उसकी वजह से रिएक्शन होता है, ये हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिस कांस्टेंट को हम व्यू कहते हैं। तो व्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एस ओवर आर, यानी फोर्स ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अगर हमने किसी बॉडीज़ के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये होगा कि मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि आप इंक्लाइन प्लेन में स्लाइड को बना दें। देन क्या हो गया, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एज स्ट्रीम लाइन शेप सच एज कार्स एरोप्लेन्स, कि उनकी जो शेप होगी ना वो हम स्ट्रीम लाइन बनाएंगे, यानी ऊपर से ना उसको ना इस स्ट्रीम लाइन यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बना देंगे, तो तभी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। फिर उसमें ये हो जाएगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हैं, थर्ड पॉइंट, लिब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, कि स्लाइडिंग सरफेस जो होती है वहाँ पे आप ऑयल वगैरह या कोई इस तरह का लिक्विड फेंकते तो उससे भी क्या होगा कि उसकी ना सरफेस में फ्रिक्शन कम हो जाएगी। फिर उसमें ये होगा कि यूज़ फोर पॉइंट आ जाएगा, यूज़ बॉल बेयरिंग्स और रोल बेयरिंग्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप किसी बॉडी को स्लाइड करा रहे हैं तो उसमें अगर आप बॉल बेयरिंग यूज़ कर लें या रोलिंग टायर वगैरह यूज़ कर लें तो इससे क्या होगा, उसकी फ्रिक्शन कम हो जाए। इसी तरह की एग्जांपल एक हम ऐसा ले लेते हैं कि एक टेबल ले लेते हैं, टेबल को हमने मूव कराना है, अगर विदाउट टायर हम मूव कराएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसके नीचे उसके फोर जो फुट है उनमें हम लगा दें, टायर लगा दें, तो इससे क्या होगा कि उस टेबल को हम इजीली कैरी करके आगे पीछे मूव करा सकते हैं, बिकॉज हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया है यूजिंग बॉल बेयरिंग या रोल बेयरिंग के थ्रू। डिफाइन सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी मोशन की सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, के जो चांद के सूरज के गिर्द गर्दिश है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या सीधा किसी पत्थर को हम अगर रस्सी के साथ बांध के उसको दायरे में घुमाएं अपने आगे पीछे तो क्या होगा, वो भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। Define centimeter motion, write its mathematical form and a SI unit. Centimeter force is a force that keeps a body to move in a circle is called centimeter force. सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है, तो उसको हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर, तो इसका ऐसा यूनिट होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्स दिस यूनिट इज न्यूटन। Define centrifugal force. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to centripetal force. Centripetal force reaction that pulls the string outward is sometimes called the centrifugal force. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिकॉज पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के थ्रू दे एग्जिस्ट अ रिएक्शन, कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वो रिएक्शन मौजूद होता है जो क्या करता है कि जो स्ट्रिंग होती है यानी वो जो हम रस्सी को मूव करवा रहे होते हैं वो आउटवर्ड को उसके आउटवर्ड बाजुकात पुल करा देता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप गुड लक, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर यूनिट 3 डायनामिक्स क्लास 9 फिज़िक्स का पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।